मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग छोटा छोटा 3-4 टॉपिक देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल होता है स्मॉल बार मैग्नेट। एक छोटे से बार मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये 3 लाइन मैंने खींचा है। ये 3 लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी को। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एक छोटा सा छड़ चुंबक रखा हुआ है, यानी एक छोटा सा, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। छोटा सा छड़ चुंबक को अगर कोई बार मैग्नेट छोटा है तो उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। तो यह एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, और यह थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m होता है, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m होता है। तो ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल कहते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव पोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है QE, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो भी होता है QE, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पोल है इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा M × B। यहाँ चार्ज के बदले आप पोल स्ट्रेंथ लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो नॉर्थ पोल पे कितना फोर्स लगेगा? MB, और साउथ पोल पे भी MB फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है इस पर 2 इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा, और दोनों पोल के बीच का जो ये लेंथ है यानी डिस्टेंस, इसको हम 2L मानते हैं। दिस लेंथ इज 2L। अब देखिए ये 2 इक्वल अपोजिट फोर्स है, तो इसका नेट फोर्स तो 0 आएगा, लेकिन एक नेट टॉर्क आएगा। इस दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम बढ़ा दें तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। चूंकि यह एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ये 2L है और ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2L cos थीटा, जबकि ये कितना हो जाएगा? 2L sin थीटा। तो जब भी किसी मैग्नेटिक डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके दोनों पोल पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है। इस फोर्स के कारण डाइपोल पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर दोनों फोर्स तो इक्वल अपोजिट है, तो कोई एक फोर्स ले लेंगे। फोर्स का वैल्यू है MB इंटू दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी बल की जो क्रिया रेखा है उसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका वैल्यू है 2L sin थीटा। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए M इंटू 2L, इसको एक जगह लिखते हैं। अब B sin थीटा को अलग करते हैं। M इंटू 2L को मैग्नेटिक मोमेंट M कहते हैं, B sin थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया MB sin थीटा, जिसको हम M × B कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला होता है M × B। यही फॉर्मूला टॉर्क का आया था जब कोई करंट लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में था तब, यानी टॉर्क का एक ही फॉर्मूला होता है M × B, MB sin थीटा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो टॉर्क है यह मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है इस डाइपोल पर, और यह टॉर्क क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो जब भी हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और छोड़ेंगे तो ये घूम कर किधर हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेट हो जाएगा। इस टॉर्क के चलते क्या होगा? यह बार मैग्नेट रोटेट करेगा और रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। इसका नॉर्थ पोल आगे रहेगा, साउथ पोल पीछे रहेगा। ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल। इस टॉर्क को हम फील्ड टॉर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि यह टॉर्क फील्ड लगा रहा है डाइपोल के ऊपर। तो जब भी कोई डाइपोल फील्ड में रखा हो तो फील्ड के कारण उस पर एक टॉर्क लगता है। इस टॉर्क का वैल्यू होता है MB sin थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क मिनिमम होगा, यानी 0 हो जाएगा। तो अगर ये डाइपोल घूमेगा इस टॉर्क के चलते तो धीरे धीरे यह एंगल थीटा घटते जाएगा, और यह डाइपोल जब पैरेलल हो जाएगा फील्ड के तो थीटा 0 होगा। उस स्थिति में कोई टॉर्क नहीं लगेगा और यह डाइपोल बिल्कुल आके रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में।
अब यहाँ पर देखिए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है थीटा एंगल पर। जैसे इसको छोड़ेंगे तो यह डाइपोल रोटेट करेगा, यानी इस फील्ड के कारण इस पर टॉर्क लगेगा और यह रोटेट होकर, ये जो डाइपोल है ये इस तरह से रोटेट होकर फील्ड के पैरेलल सेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब इस डाइपोल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड एनर्जी होता है। जब आप किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर ले जाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वह तुरंत ज़मीन की ओर गिरने लगता है, यानी उसमें कुछ एनर्जी था जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका स्पीड बढ़ने लगता है। जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसी तरह से अगर कोई डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस डाइपोल में कुछ एनर्जी होता है। इस एनर्जी को अगर आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस डाइपोल को छोड़ दीजिए। जैसे छोड़िएगा यह डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ये फील्ड के डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। इसका मतलब इस डाइपोल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए डाइपोल में दो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये थीटा एंगल पर है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम लोग यू से सिंबलाइज करेंगे। ये यू का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है थीटा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एन एंगल थीटा। इसका वैल्यू होता है -mb cos थीटा। तो इस डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -mb cos थीटा। यू थीटा का वैल्यू हो जाएगा -m.b। m.b का वैल्यू हो जाता है mb cos थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -mb cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए u 90 कितना हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी -mb cos थीटा होगा, यानी -m.b होगा। अब देखिए इसको हम प्रूव करेंगे। किसी डाइपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी -mb cos थीटा यानी -m.b होता है। कैसे होता है, ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B, ये एक डाइपोल है, ये जो है ये एक डाइपोल है जो मान लो थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। इस पोजीशन को पोजीशन 1 मान लेते हैं। इस पोजीशन में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी U1 होगा, U1। अब मान लो डाइपोल, ये जो डाइपोल है ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इस पोजीशन को 1 कहते हैं, और इस पोजीशन में डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी U1 है। अब इस पर एक हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर इसको हम डी थीटा एंगल से रोटेट करके पोजीशन 2 में लाते हैं। इस डाइपोल को क्या करते हैं, इस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं, क्योंकि जैसे इसको छोड़ेंगे तो फील्ड टॉर्क के कारण ये घूमकर फील्ड के पैरेलल सेट हो जाएगा। तो हम इस पर जितना फील्ड टॉर्क है उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर इसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं। कितने एंगल से, बहुत छोटे से एंगल डी थीटा से। तो जैसे ही एक्सटर्नल टॉर्क आप लगाइएगा तो एक्सटर्नल टॉर्क इस डायरेक्शन में लगाइएगा, और एक्सटर्नल टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर होता है, फील्ड टॉर्क के, क्योंकि इसको आपको यूनिफॉर्मली घुमाना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से टर्न करना है। तो एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू फील्ड टॉर्क। तो अगर इस डाइपोल को हम डी थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो यह घूमकर किस पोजीशन में आता है, पोजीशन 2 में। अब देखिए पोजीशन 1 में इसकी एनर्जी है U1, पोजीशन 2 में इसकी एनर्जी है U2। तो पोजीशन 1 से जब पोजीशन 2 लाते हैं तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा चेंज होता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, सेकेंड पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है U2, यानी मान लो फर्स्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, और सेकेंड पोजीशन में जैसे ही आया इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया 10.1 जूल। तो यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U2 माइनस U1, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा जिसको हम DU कह सकते हैं। DU का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1।
तो डाइपोल को जब आप पोजीशन 1 से टर्न करके पोजीशन 2 में लाते हैं तो इस पर आप एक्सटर्नल टॉर्क लगाते हैं और यह एक्सटर्नल टॉर्क कुछ ना कुछ वर्क करता है। चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इस पर पॉजिटिव वर्क करता है और बहुत थोड़ा सा वर्क करता है जिसको हम DW कहते हैं। DW का मतलब होता है वेरी स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। तो व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 थ्रू ए वेरी स्मॉल एंगल d theta with the help of an external torque, then a very small work is done by the external torque on the dipole. This small work done is called dW, which is equal to tau d theta. ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया होगा। यहाँ पर टाउ का वैल्यू कितना है, mb sin थीटा, क्योंकि ये जो टॉर्क पोजीशन 1 में जब डाइपोल है तो फील्ड टॉर्क कितना होगा, आपको मैंने बताया था कोई भी डाइपोल अगर थीटा एंगल पर होगा तो वहाँ पर फील्ड टॉर्क होता है mb sin थीटा होता है, और जितना फील्ड टॉर्क होगा उतना ही एक्सटर्नल टॉर्क होगा। और जब आप इसको d थीटा एंगल से घुमाते हैं तो हम मान लेते हैं कि टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट है। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 के बीच टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि इतने छोटे से एंगल में ये टॉर्क लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो टॉर्क का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, mb sin थीटा, ये हो गया d थीटा। अब देखिए जितना एक्सटर्नल टॉर्क वर्क करेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ये आपको हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही बता रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स हो या एक्सटर्नल टॉर्क हो, जब वो वर्क करता है तो वो वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 लाने में एक्सटर्नल टॉर्क कितना वर्क कर रहा है, DW, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, DU। जब आप 1 से 2 रोटेट करते हैं तो वर्क डन हो गया DW, जो कि DU के बराबर होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी DU बराबर हो जाएगा mb sin थीटा d थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ, 90 से थीटा। मान लो डाइपोल 90 डिग्री पर है, मान लो डाइपोल 90 डिग्री पर है और इसको यहां से टर्न करके हम थीटा एंगल पे लाते हैं, इस एंगल पे। तो जब डाइपोल को 90 डिग्री से हम थीटा डिग्री पर लाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है 90 से थीटा। तो इंटीग्रेशन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी DU, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी DU है इसको इंटीग्रेट करेंगे 90 से थीटा के लिए, और इधर mb sin थीटा d थीटा को भी इंटीग्रेट करेंगे 90 से थीटा के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये mb कांस्टेंट है, ये बाहर चलाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, du का इंटीग्रेशन होगा u, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो अब इसको आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो du का इंटीग्रेशन हो गया u 90 से थीटा, और माइनस mb साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर चलाया, कॉस थीटा 90 से थीटा। अब देखो u में क्या करेंगे, पहले थीटा रखेंगे u थीटा, माइनस 90 रखेंगे u 90 बराबर माइनस mb। कॉस में क्या रखेंगे, पहले थीटा कॉस थीटा माइनस फिर 90 कॉस 90, u थीटा माइनस u 90 का वैल्यू 0 होता है। 90 डिग्री पर अगर डाइपोल हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो u थीटा बराबर माइनस mb कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है तो माइनस mb कॉस थीटा हो जाएगा, यानी u थीटा का वैल्यू हो गया माइनस m डॉट बी। ये याद रखेंगे कि जब भी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर टॉर्क जो लगेगा उसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस बी, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है थीटा एंगल पे वो होता है माइनस m डॉट बी। नेक्स्ट है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने गॉस लॉ पढ़ा, उसी तरह से इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉस लॉ क्या पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। वहां पर आपने गॉस लॉ क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस जिसका फॉर्मूला था E.ds बराबर क्या पढ़ा था,
सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स। यहां पर देखिए गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, उसका वैल्यू होगा क्लोज इंटीग्रेशन, जैसे यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन था, ई डॉट डी एस के जगह क्या होगा, बी डॉट डी एस। किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। ये 0 क्यों होता है, सोचिए। मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर एक डाइपोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो डाइपोल होगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, बहुत सारा फील्ड लाइन निकलेगा, और ये सारा फील्ड लाइन घूम कर क्या होगा, फिर इसमें आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाता है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 3 फील्ड लाइन निकला। यहां पर एग्जांपल में मैंने क्या लिया, 3 फील्ड लाइन इस सरफेस को क्रॉस करके निकल गया और वापस से तीनों फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर घुस गया। तो एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं और इनवर्ड फ्लक्स को निगेटिव। तो यहां पर 3 लाइन बाहर निकल रहा है और 3 लाइन वापस से अंदर घुस रहा है। तो यानी जितना फ्लक्स बाहर निकला उतना फ्लक्स अंदर आ गया, जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना निगेटिव फ्लक्स है, तो 0 हो गया। क्योंकि जहां कहीं भी नॉर्थ पोल होगा वहां साउथ पोल जरूर होगा, कभी भी अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल होता ही नहीं है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब अकेला ध्रुव या एकल ध्रुव एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ होगा। मान लो कि इस तरह से डाइपोल रखा हुआ है, नॉर्थ पोल अंदर है, साउथ पोल बाहर है, तो यहां पर भी वही बात होगा, नॉर्थ पोल से जो फील्ड लाइन निकलेगा वो इस सरफेस को क्रॉस करते हुए वापस से साउथ पोल में आएगा और ये अंदर तक पूरा क्लोज लूप बनाता है। तो जितना फील्ड लाइन निकलेगा उतना फील्ड लाइन वापस से आएगा, इसलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। तो बड़ा आसान सा नियम है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक शील्डिंग, इसको कहते हैं चुंबकीय परिरक्षण। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक शील्डिंग। ये सॉफ्ट आयरन का बना एक रिंग है, अंदर में खाली जगह है, बिल्कुल खाली है, और ये लोहे का बना रिंग है, नर्म लोहे का, सॉफ्ट आयरन रिंग। जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखिए क्या होता है, ये देखिए सब पैरेलल लाइन है, आप देख रहे हैं ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये लाइन जैसे ही आगे चला तो ये नीचे की ओर अट्रैक्ट हो गया, यानी नर्म लोहा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर खींचता है। ये जो लाइन गया देख रहे हैं, यहां तक सीधा आया, फिर ये टेढ़ा हो गया, यहां तक स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ही रह गया। ये जो लाइन आ रहा है ये फिर ऊपर चला गया, क्योंकि इस पार्ट में लोहा है और लोहा क्या करता है, लाइन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो लाइन है ये इस बीच से नहीं जाएगा बल्कि इस लोहे वाले पार्ट से जाएगा, बीच में तो लोहा नहीं है, ये खाली जगह है। फिर ये जो लाइन है इस लोहे वाले पार्ट से सीधा निकल गया, और ये जो लाइन है इसको तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये लोहा क्या करता है, इसको अपनी ओर खींचता है। सॉफ्ट आयरन में प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर खींचता है। तो जैसे ये लाइन को अपनी ओर खींचेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं। यहां पर देखो लाइन के बीच का गैप ज्यादा है, यहां पर लाइन के बीच का गैप कम हो गया। इसका मतलब सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो सॉफ्ट आयरन का रिंग है, इस रिंग को जैसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारा का सारा लाइन कहां से पास होता है, रिंग से। एक भी लाइन इसके अंदर के खाली जगह से नहीं पास होता है, यानी अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसका मतलब अंदर का जो जगह है वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से पूरी तरह सेफ है, प्रोटेक्टेड है, शील्ड है। शील्ड का मतलब क्या, सुरक्षित। तो अंदर का जो जगह है वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से या बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से कंप्लीटली सुरक्षित है, ठीक है। इसी घटना को मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। इसका उपयोग होता है जो महंगा घड़ी आता है या कोई भी जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैग्नेटिक फील्ड से खतरा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में उस इंस्ट्रूमेंट को रख देंगे तो हो सकता है वो खराब हो जाए, क्योंकि बहुत डेलिकेट है, बहुत
संवेदनशील उपकरण है, ठीक है। तो वैसे उपकरण को आप इस सॉफ्ट आयरन रिंग के अंदर में डाल देंगे, क्योंकि अंदर में तो कोई फील्ड जाएगा नहीं कभी, तो अंदर वाला पार्ट पूरी तरह बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से सुरक्षित रहता है। तो इस अंदर वाले पार्ट में ऐसे घड़ी को या ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जिसको मैग्नेटिक फील्ड से खतरा है उसको रख देंगे तो वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसी घटना को मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। यहां पर देखिए एक रिंग है, लेकिन यह रिंग सुपर कंडक्टर का बना हुआ है। यहां पर जो रिंग है ये सॉफ्ट आयरन का है, लेकिन यह रिंग सुपर कंडक्टर, कंडक्टर को चालक कहते हैं और सुपर कंडक्टर को अति चालक कहते हैं। तो अति चालक पदार्थ जो होता है, सुपर कंडक्टर जो होता है, वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसका रेसिस्टेंस कंप्लीटली जीरो होता है। सुपर कंडक्टर वैसा कंडक्टर होता है जिसका रेसिस्टेंस जीरो होता है। उसमें अगर एक बार करंट फ्लो होगा तो फिर बैटरी हटा भी दीजिएगा तो करंट फ्लो होता रहेगा। ऐसा किसी मेटल में नहीं होता है। लोहा को बैटरी से जोड़िएगा तो करंट फ्लो होगा, बैटरी हटाइएगा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन सोचिए एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक बार करंट डालने पर हमेशा करंट रह जाए या बहुत सालों तक करंट रह जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को सुपर कंडक्टर कहते हैं। और सुपर कंडक्टर भी मेटल से ही बनता है, लेकिन उसमें टेम्परेचर का ख्याल रखा जाता है। काफ़ी लो टेम्परेचर पर अगर किसी मेटल को रखा जाए तो वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। तो अभी हम ये बता रहे थे कि जो सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह अपने से दूर रखता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस रिंग के अंदर से पास नहीं हो रहा है, ये खाली जगह है, ये सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस सब्सटेंस के ठीक ऊपर से निकल गया, अंदर से भी नहीं पास हुआ। अगर ये सॉफ्ट आयरन होता तो इधर से पास होता। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली एक्सपेल करता है। एक्सपेल करता है मतलब रिपेल करता है, दूर भगाता है, ठीक है। इस इफेक्ट को हम माइजनर इफेक्ट या माइजनर प्रभाव कहते हैं। चलिए आज जो आपने टॉपिक पढ़ा इसको अब लिखना स्टार्ट करते हैं। Torque on a dipole in a uniform magnetic field. When a dipole is placed in a uniform magnetic field, torque on it is given by. ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। डाइपोल में दो पोल होता है, दोनों पोल पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण टॉर्क आएगा। टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया mb और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2l है, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा ये हो जाएगा m क्रॉस p। Potential energy of a dipole in a uniform field. Potential energy of a dipole is defined as work done in rotating the dipole from a direction perpendicular to the field to a given direction. यानी फील्ड पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी 90 डिग्री से किसी खास एंगल थीटा तक लाने में जो वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उस थीटा पोजीशन पे। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल डी थीटा इज डी डब्ल्यू। अगर किसी डाइपोल को बहुत छोटे से एंगल डी थीटा से घुमाएंगे तो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, जिसका फॉर्मूला होगा टाउ डी थीटा एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना वर्क होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो डी यू बराबर डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो 90 से थीटा के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ गया माइनस एम डॉट बी। तो थीटा एंगल पर फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस एम डॉट बी। और 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो, क्योंकि माइनस एम डॉट बी का वैल्यू होगा माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा।
Gauss law for magnetism. As monopoles do not exist, so total magnetic flux passing through any closed surface is always zero. यानी फाई बी जो होता है इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस ये जीरो होता है. दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिक शिल्डिंग यानी चुंबकीय परिरक्षण. इफ ए सॉफ्ट आयरन रिंग इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में आप सॉफ्ट आयरन रिंग को रखते हैं, मोस्ट ऑफ द लाइन्स आर फाउंड टू पास थ्रू द रिंग. ज़्यादातर रेखाएं कहाँ से गुजरती है? रिंग से. एंड नो लाइन्स पास थ्रू द स्पेस इनसाइड द रिंग, और रिंग के अंदर के स्पेस से कोई भी लाइन नहीं गुजरता. द इनसाइड ऑफ द रिंग इज दस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट. तो बाहरी मैग्नेटिक इफेक्ट से अंदर का जो जगह है पूरी तरह सुरक्षित रहता है. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक शिल्डिंग और मैग्नेटिक स्क्रीनिंग and is used to protect costly wristwatches and other instrument from external magnetic field. मैग्नेटिक शिल्डिंग का क्या उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कि कोई भी कॉस्टली अगर हाथ की घड़ी है या कोई भी कॉस्टली या सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक्सटर्नल फील्ड से प्रॉब्लम है, तो उसको आप इस तरह के सॉफ्ट आयरन रिंग में डाल सकते हैं. नोट में देखिए, सुपर कंडक्टर्स ऑल्सो प्रोवाइड परफेक्ट मैग्नेटिक स्क्रीनिंग. देखिए, सॉफ्ट आयरन रिंग तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है? अंदर से गुजरने नहीं देता है. लेकिन सुपर कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बिल्कुल दूर ही रखता है. यानी ये परफेक्ट मैग्नेटिक स्क्रीनिंग शो करता है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइजनर इफेक्ट. अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे. एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर बलाघूर्ण. चुंबकत्व के लिए गॉस नियम, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिक शिल्डिंग. चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं. थैंक यू.